मेरा गोंडवाना महान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सुनील सिंह ताराम विगत 40 वर्षों से आदिवासी क्षेत्रों में अपने आदिवासी की भाषा का विकास का काम शुरू किया है और मेरा जो है शैक्षणिक योग्यता MA है और मैं PhD के लिए दिल्ली गया था, लेकिन मेरा PhD नहीं हुआ। फिर भी मैं अपने भाषा के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये आखिर समय में अभी हमारी मिसेज रिटायर हुई, तो इस आदिवासी गांव में जहाँ भाषा है और भाषा का विकास करने के लिए हमने अपने स्वतः के खर्चे से प्रोजेक्ट बनाया। तो आप इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताएंगे? ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि जब हम साहित्य के क्षेत्र में देखें तो विकसित साहित्य जो है उसका तो सब कोई लिखता है, लेकिन वंचितों के साहित्य कोई लिखता नहीं। और इसके बाद आदिवासियों का तो कोई है ही नहीं। जब मैंने देखा पूरे देश में हमारे आदिवासी क्षेत्रों में कोई भी आदिवासी समूह की भाषा का कोई वैधानिक विचारधारा नहीं बढ़ी, तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों न हम आदिवासियों की भाषाओं का विकास करें। इसलिए हमने गोंडवाना दर्शन जो है आज यानी करीब 30-35 साल पहले भोपाल से शुरू किए और वो माध्यम बना कि हम आदिवासी लोगों से संपर्क कर सकें। तो इसमें गोंडी, हल्बी और आंध, गोरवानी और भीली, कुरकू, महादेव कोली और वारली, ऐसे 8 भाषाओं को एक प्रोजेक्ट बनाकर और इसमें काम करना शुरू किया। उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यही है, अभी गोंडी का काम हुआ है। गोंडी का काम हुआ है। गोंडी में पहले हमने कहानी संकलन किया और उसको प्रकाशित किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वो कहानियाँ पढ़ी गई, लोगों को पसंद आया। तो अब उसके बाद जो है ना कविताएं जो है, जो कविता भी लिखी गई थी और है, उस कविताओं को संकलन की और उसका भी किताब के रूप में लाए और फिर उसको भी गोंडी डिक्शनरी जब प्रकाशित हुई तो उसके साथ कविता संग्रह को भी प्रकाशित किया। गोंडी डिक्शनरी यानी शब्दों का अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जिलों में भाषा में फर्क थी और उसको एक रूप यानी मानकीकरण करके और सेमिनार के द्वारा, वहाँ के विशेषज्ञों के द्वारा और उन लोगों के गीत और संगीत इसके माध्यम से जोड़कर और उसको डिक्शनरी बनाए। ये 3 साल के प्रोग्राम चला और 3 साल प्रोग्राम होने के बाद इसका कर्नाटक विश्वविद्यालय में इस डिक्शनरी को छापे और दिल्ली में इसका प्रकाशन। ये हमारी अभी गोंडी का उपलब्धि है। अभी अगला कार्यक्रम हल्बी के शुरू होगा। तो जो यहाँ कचारगढ़ का मेला होता है उससे आप काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, तो आप इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और इसमें किस किस का योगदान है, उस बारे में हमें बताएंगे? ये कचारगढ़ का ये है कि जब मैं गोंडवाना दर्शन भोपाल से शुरू किया तब गोंडवाना दर्शन का प्रचार सारे देश में हुआ, क्योंकि राजधानी की वजह से, राजधानी से संबंधित लोगों का ये हुआ। तो पूना में हमारा मित्र था एक, वो गोंडवाना नाम सुन के गोंडवाना बैंक की योजना बना रहा था। उसने मुझे पत्र लिखा भोपाल और बोले कि आप गोंडवाना के संबंध में और जानना चाहते हैं तो कचारगढ़ आइएगा। तो मैंने कहा भाई वो स्थान कहाँ है? तो कहे मैं रिसर्च सेंटर में मैंने किताब पढ़ा है और ये किया है, मैं आपसे मिलता हूँ नागपुर में। और नागपुर में एक दोस्त है, उसके यहाँ आप आइए, नाम बताए तो नागपुर में हम मिले और उसके बाद कचारगढ़ आए। ये बात है यानी 80 में, 1980 में कचारगढ़ आए और यहाँ पर इस एरिया में
नागपुर से सीधे आए, उनके साथ आकर देखे तो उन्होंने ही इस चर्चा में यात्रा के दरमियान में बताया कचारगढ़ वो स्थान है कि यहाँ मानव उत्पत्ति की स्थान है। यानी मानव का जैसा माना जाता है कि यहाँ पहले मानव की उत्पत्ति हुई है, वो स्थान है। ये मैं किताबों में पढ़ा है। तो हम लोग फिर कचारगढ़ को देखे। उसमें के.बी. मर्सकोली जो थे पूना के, और आचार्य उस समय आचार्य नहीं थे लेकिन बाद में हो गए, आचार्य मोती रावण बंगाली, और फिर ये हम 3 लोग आए। उसके पश्चात जब यहाँ का मेला कहे कि इस जगह को ये दुनिया का अजूबा स्थान है, यानी किसी भी जगह में, यानी कचारगढ़ आप लोग वहाँ तक नहीं गए कि वो ऐसा बंद है और होल है, इसमें वहाँ से पानी गिरता है, तो ये दुनिया का अजूबा स्थान है। ऐसा गुफाएं तो बहुत हैं यहाँ देश में, और कई गुफाएं हमने देखा है, लेकिन कचारगढ़ जैसे गुफा नहीं है। तो वहाँ जाकर हमने उस समय देखे और उसके बाद कहे कि यहाँ पर हम लोग हर साल यदि आए तो क्या हर्ज है। उसने, आप पत्रकार हो बोले मेरे को, और वो कहे कि आप समाज सेवक हो यहाँ नागपुर के और मैं पूना में हूँ, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि सब मिलकर और भी लोगों को जोड़ेंगे और यहाँ पर एक निश्चित समय पर आएंगे। तो उसी समय निश्चित कर लिए कि माघ पूर्णिमा यहाँ का, और माघ पूर्णिमा का। तो 1984 में यहाँ माघ पूर्णिमा का मेला में फिर हम 5 लोग आए थे, जिसमें एक और आदमी जुड़ गया, वो है शीतल बरखान, और दूसरा भरतलाल कुर्राम। ये 2 आदमी हो गए और हम इनके साथ थे, और एक आदमी और था। तो इस तरह के 84 में यहाँ पहला कार्यक्रम हुआ। और उस समय इस गांव के लोग जो है ना तो हमको पानी दिए और न ठहरने को जगह दिए। हमारा यहाँ झाड़ के पास वो इमली का झाड़ है ना, वहीं टेंट लगाए, अपने ढंग के टेंट बांधे, रस्सी तक नहीं दिए न बाल्टी दिए, तो बाजार से दुकान से खरीद के लाए, और उसके पश्चात रस्सी लाए, बर्तन लाए, और वहीं से अनाज पानी लाकर हमने रात का खाना खाए और वही टेंट में रात को गुजारे। पैरा भी नहीं मिला, दूसरी जगह से पैरा लाके, तो ठंड के दिन थे। तो इस तरह से कार्यक्रम पहले साल का ये हुआ। और फिर ये घोषणा कर दी गई कि आप पत्रकार हो, पेपर में हर साल माघ पूर्णिमा को मेला भरता है करके, ये पहले से 2-3 महीना पहले से प्रचार करते रहना। तो ये पत्रिका जो है पूरे देश भर में जाने लगी है, क्योंकि भोपाल राजधानी होने के कारण संबंध तो बन ही जाता है, कोई भी स्टेट में कोई ना मिल ही जाते थे। इस तरह से ये प्रचार करते हुए तो वो यानी पत्रिका के माध्यम से लोग जुड़ने लगे कि ये तो आदिवासियों का यानी खास स्थान है, इसलिए वहाँ जाएंगे और वहाँ का देखरेख करेंगे। ये कचारगढ़ के मेला का शुरुआत हुआ। और जो माघ पूर्णिमा थी, हाँ, उसमें क्या पूजा होती थी? उसमें पूजा तो नहीं हुई। ये है कि तमाम क्षेत्रों के लोग आए और उस स्थान का महत्व बताया गया। कचारगढ़ क्यों कहा जाता है, तो ये कच्चा यानी गोंडी में बोलते हैं, कच्चा यानी लोहा, ये लोहे का पूरा बेल्ट है, लोहे का बेल्ट है, और ये कच्चा यानी लोहा। तो कच्चा में वहाँ गुफा है, और गुफा के बाद में फिर यहाँ के जैसे किताब में पहले पढ़ गए थे और लोगों ने गीतों में सुना था, और गीतों के बाद यहाँ के लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वही स्थान को इन लोगों ने या ऐसे बाहरी लोगों ने ये बता दिया था कि वो भूता है, वहाँ जाना नहीं, और शेर भालू रहते हैं। और आज भी जो है ना वो मिलेंगे। और आज भी अभी 1 सप्ताह पहले कुछ लोग आए, कुछ गलती हो गई तो मधुमक्खियों ने इतना जोर से काटा कि वो आदमी जो है बहुत उनका चेहरा भी खराब हो गया था, और वो लोग किसी तरह से भाग के आए। यानी कोई गलती होती है, एक तो क्या है कि वहाँ फ्लैश वाला
कैमरा नहीं चलाना चाहिए लाइट में। तो ये घटना तो कई मरतबे हुआ, अभी भी होता है, पहले भी। अगर उसके विरुद्ध उसका नियम है अपने कि वहाँ कैसे जाइए। आप लोग गए ना तो जाकर पहले ये किए ना, प्रणाम किए। ये मानवीय एक श्रद्धा है, मानवीय श्रद्धा कि हम किसी के यहाँ जाते हैं तो उसको आगाह कर दें कि हम लोग आ रहे हैं, चाहे देवता हो या पर मानव हो या कोई भी हो। जैसे शेर भी रहते हैं और भी जो सर्प भी रहता है तो आवाज देते हैं ना तो वो भग जाता है, किनारे हो जाता है। शेर भालू वहाँ रहते हैं, तो ये गलती होती है तो उसका परिणाम मिल जाता है। ये कचारगढ़ का शुरुआत हुआ। तो ये जो मेला जब शुरू हुआ, इसे शुरू करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? हाँ, ये ऐसा मूल प्रश्न है। ये इसलिए कि हम लोग जो है आज अलग अलग थाना में जाते हैं, थाना अलग अलग समूह में अलग अलग ये होता है। तो हम क्यों ना प्रकृति के जो बताए हुए नियम के अनुसार ये चले, और गोकुल शिक्षा ज्ञान केंद्र है उससे शिक्षित हो। और इसको बताने के लिए हमको महसूस हुआ कि हमारे में कमजोरी है, क्योंकि जीवन का आधार, जिंदगी जीने के लिए हर चीज को बच्चों को सिखाते हैं। उसको कैसा चलना है, कैसा पहनना है, कैसा खाना है, कैसे रहना है और निर्माण करना है। यदि ये नहीं है, जो भी जिंदगी के लिए जो है ना, बाप के साथ पूरी जानकारी लड़का जो है शुरू से सीखता है, माँ के साथ शुरू से लड़की सीखती है कैसा मुझे रहना जैसा ऐसा करके। ये चीजें यानी शुरुआत से हुआ है। इसको हम अपने समाज में बताएंगे, और समाज जो है अभी कई उनका संस्कार नहीं होता। अभी जो है ना 300-400 साल में एक पढ़ने की और ये बताते हैं, पढ़ने की ये स्कूल और ये बताते हैं। उस समय कहाँ था है? ये तो शुरुआत में कैसा ये है, बोलना कैसे है, भाषा की कैसी जानकारी, भाषा का भी आया, संवाद हुआ, आपसी संवाद हुआ। तो ज्यादातर प्रकृति के हिसाब से बच्चा जो है माँ से भाषा सीखता है पहला। और जानवर में हो, कुछ भी हो, कोई भी पशु पक्षी जो भी होगा, वो माँ ही अपने बच्चे को अपना होने का एहसास कराती है, माँ ही, और वो जानते हैं, और उसके बाद बच्चे भी उसी से सीखते हैं। ये इस प्रकृति को इस हिसाब से सिखाने के लिए, और ये है तो ये हो गया, अभी इतना बढ़ गया। और इस देश में यानी इस भूभाग में कितने राजवंश और कितने राजा और कितने क्या हो गए, कितना युग बीत गया, वो सब बिखर गया है। और वर्तमान के हिसाब में भारत में जो है ना, भारत में शैक्षणिक ये जो है ना विकास, शैक्षणिक विकास 14वीं सदी की बात हुआ है। लेकिन जो विधिवत जो है शिक्षण की काम 14वीं सदी की बात होता है। तो ये यही कारण था, हम कहे कि कम से कम ये इस देश के मूल निवासी लोगों को एक शिक्षा के भावना से अपनी जगह लाए। और अंत की बात ये है, इसी उद्देश्य को लेकर मैंने अपने पत्रिका को में यही बताया कि हम इस देश में अपने के मूल निवासी लोगों को, आज वो लोग नहीं समझे हैं, आज नहीं जान रहे हैं, लेकिन उनको मूलतः उससे किसी न किसी समय जोड़ेंगे। ये सोचकर हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाने की बात आई, और ये सभी लोगों को जोड़ने का ये मन में विचार हुआ कि हम चलो आज अलग अलग क्षेत्रों पे, क्योंकि आज जो प्रॉब्लम है भाषा की बात में, कि आज यहाँ का आदमी दूसरे क्षेत्र में वहाँ की भाषा से अनभिज्ञ रहता है, बोल चाल से अनभिज्ञ रहता है, व्यवहार संस्कार से अनभिज्ञ रहता है, तो उसका समन्वय बन सकता है ऐसा करके। और ये है यानी आदि मानव का जन्म स्थल, और इसलिए इस जगह में अगर जाएंगे तो कुछ और भी सीखने को मिलेगा, ये जानने के लिए वहाँ की धरती है, वहाँ के हवा पानी है, हवा पानी का जो है ना। और उसके बाद इनको सब बता दिया गया कि ये देव क्यों बनाए,
एक देव, दो देव, तीन देव, ऐसा करके उसके साथ में पर्यावरण का संबंध है, पेड़ पौधे पशु पक्षी। और इन पेड़ पौधे पशु पक्षी का संबंध ये है कि किस पशु को नहीं मारोगे, हैं, वो तुम्हारा मित्र है, और किसको मारोगे। ऐसा ये नेचर का वातावरण उनका शिक्षा में, गुरुकुल में सारे ये है। जिंदगी का पूरी संस्कार जो है गुरुकुल पे हुआ है। यहाँ तक ये होता है, वहाँ अब देखो आज की परिस्थिति भी, इस वक्त भी गांव में जहाँ तक जब आदमी कोई स्थायी नहीं रहता था, झोपड़ी रहता था, तो माँ बाप जो है ना, इन्हें माँ बाप एक झोपड़ी में रहते थे। अगर बच्चा हो गया, जवान हो गया, तो कहाँ रहे, और उसको भी सीखना है, वो तो हमारे साथ बैठ सकता है ना, जो झोपड़ी एक ही जगह है। तो इनके लिए उन्होंने स्वाभाविक बना दिया कि नहीं, ये जो बच्चे हैं ना 5 साल या 6 साल के बाद, इनको जो है गांव में एक जगह सब मिल के एक जगह में बैठे, तो जो हाँ जाकर वो सीखे, जो भी होगी, गाना सीखे, नाचना सीखे, बजाना सीखे, ऐसे करके इस प्रकार के ये गुरुकुल की सिस्टम बना। और इसीलिए गुरुकुल शिक्षा चलते रहा। तो गुरुकुल शिक्षा को पहली बार इन लोगों ने ईसा के, जैसे आते हैं ना, ईसा के 10,000 पहले ही नष्ट करना शुरू किए थे बाहरी लोगों ने, जो बाद में आए यहाँ की व्यवस्था के हिसाब से, उनके जानवरों को ले जाना, उनके घरों को जला देना। और यहाँ पर इस देश में, इस भूमि में, यहाँ हाथी थे, घोड़े नहीं थे, और बैलबंडी थे। तो हाथी अभी भी है ना, हाथी जो है ना, हाथियों का अभी एक बात और आ गया, हाथी यानी बहुत बड़ा विशाल जानवर होता है, लेकिन वो मनुष्यों का मित्र होता है, ये नहीं जानते हैं। और शेर जो है, शेर भी होता है, शेर वाला गोत्र होता है ना, शेर वाला, तो वो शेर होता है बुद्धि वाला, और हाथी में बुद्धि नहीं रहती है, समझ बहुत रहता है, समझ। तो बुद्धि जो है, हाथी यानी बड़ा विशाल जानवर को काबू में कर लेता है। इसी हिसाब से जो बाद में इनके राजाओं ने जो है ना, हाथी पर शेर जो बनाया है ना, वो यही कारण ऐसा है। तो कचारगढ़ जो है क्या, असल में ये कहा जाता है कि आदि मानव, जब आदमी ठीक से कपड़ा भी नहीं पहनता था और ना उनको कुछ भी नहीं था, जैसा ये रहता था, तो यहाँ पर शंभू शेख यानी इन लोगों का मुखिया वो रहता था मैंने पचमढ़ी में, उसको धूपगढ़ कहते, वहाँ रहता था। लेकिन राजा था, उस समय के राजा था, और उसका निगाह और उसकी देखरेख सब तरफ रहती थी। तो इस तरह के वो, तो यहाँ गोदावरी नदी के किनारे में एक नीलकोंडा पर्वत है। उस नीलकोंडा पर्वत में एक ऐसे ही एक तिरस्कृत महिला समाज के द्वारा कोई गलत काम हो गया, तो तिरस्कृत महिला वहाँ एक आश्रम बना के रहती थी। और इसके बाद ये यानी यादराहुड राजा था। उस समय के राजा कैसा, समाज का मुखिया राजा, यानी वो समाज का मुखिया था। वो भी बताया ना शंभू, वो भी एक समाज का कुछ यानी मानव जातियों का समूह था। तो वो राजा था, उसकी लड़की थी कली कंकाली। तो कली कंकाली के साथ भी कुछ ऐसे जैसा आजकल होता है ना, वैसे ही अनावश्यक यानी क्या है कि ये प्रकृति का ये रहता है। प्रकृति जिसके लिए कोई नियम कायदा नहीं बनाता है, जिसका टाइम होता है, टाइम होने पर मीटिंग हो जाती है, ये वैसी हो गया। तो वो कहे कि ये जो उसका जो है उसकी माता पिता जो है सोनादाई नाम की इनकी माँ थी, और याद राजा, ये लड़की का कैसा रंग बदल गया है ऐसे करके उन्होंने अंदाज किया। तो बोले कि ये तो अनावश्यक कोई गड़बड़ की होगी ऐसे करके।
अब ये क्या बताती, तो इसलिए उसको जो है ना तुम्हारी लड़की को तिरस्कार करती, तो अब हमारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए वो कलंकनी हो गई, नाम था कलंकनी, ऐसा करके बाहर कर दिया। तो ऐसी स्थिति में घर से निकाल दिया उसको, तो वो अब क्या करे, अब कहाँ जाए करके जंगल में नीलकंठ पर्वत में घूम रही थी। तो वहाँ जो है ना ऐसा रायतार जंग, वो भी शंभू की सेविका थी, शंभू यानी राजा था, उसकी सेविका जी थी। तो वो भी इस तरह से तिरस्कृत थी, तो वहाँ के आश्रम में जाकर रहने लगा और कहे मैं संरक्षण देती हूँ, तो यहाँ पर रहेगा। इस तरह से कलंकनी के नाम से फिर कली कंकाली हो गई। कली कंकाली यानी उसके बिफोर मेच्योर्ड उसका ये हो गया, डिलीवरी हो गई। तो उनको वो डिलीवरी हुई वहीं, तो उनके जो है ना वहाँ के डिलीवरी होने के बाद वहाँ के बच्चे उसके आश्रम में पहले ऐसे थे, बिना पहले तो कोई व्यवस्था नहीं थी, तो सभी लोगों के बच्चे जो जिसकी माँ तिरस्कार कर दी गई, माँ भी छोड़ देती, जैसे पशु होता है वैसे इसी तरह से, तो उन सब को बच्चों को संभाल कर जंगों ने आश्रम बना के रहते थे। तो उन बच्चों को लाके अब वो क्या होगा, एक समय ऐसा आया कि शंभू और गौरा यानी उनकी मोल्हा जो थी, पहले शंभू की मोल्हा थी, तो मोल्हा जा रही थी, तो वो महिला को देखकर वो बच्चे एकदम दौड़ने लगे, हमको दूध पीना है। तो उस महिला के साथ में उन्होंने दूध पीने के लिए बच्चे दौड़ गए और जाकर चिपक गए उनके शरीर में, तो बहुत परेशान हो गए दोनों। तो शंभू ने फिर कहा कि अरे ये लड़के लोग तो ये बच्चे बहुत ये कर रहे हैं, बदमाश हो गए, ऐसे करके फिर किसी तरह से लाके उनको सबको यहाँ बंद कर, और बंद कर दिया। जब तक ये सही नहीं होंगे तब तक ये बाहर निकलेंगे नहीं करके, और वो गुफा को बंद करवा दिया। और वो जो है प्रकृति के हिसाब से रायचिराई कहते हैं, यानी गरुड़ जो है वो वहाँ उनके रखवाली के लिए रख दिया और उसको बंद कर दिया, पत्थर से मंत्र द्वारा शब्द से बंद कर दिए, और वो अंदर ही रहे। 12-13 साल के बाद वो जब खोलते हैं तब वो लोग जवान हो चुके थे, और वो होल इसलिए था और है कि उसमें जो है ना कोई भी वो गरुड़ पक्षी जानवर लेकर आता था, या कुछ भी है जो भी शिकार है ना वहां से छोड़ तो उससे जीते रहे। ये उसकी कहानी है, ये आगे तो बहुत आगे है। और इस कथा को बताने के लिए लोगों को आमंत्रित हमने पत्रिका के माध्यम से किए, और उन बच्चों को जब खोलता है ना कचारगर, तो कई वर्षों 12 वर्ष के बाद में आया, तो ये कली कंकाली और रायतार जो उनके बच्चे थे वो तलाश में लगे, आखिर हमारे बच्चे गए तो कहीं कहाँ, और कहाँ गए ऐसे करके ढूंढे ढांढते, तो वहां से आते हैं, आकर तो यहीं जो है ना इसी पहाड़ पर पहुंचते ही क्या होता है, देख दाख किए तो ये कैसा ये होगा, इसको कौन खोलेगा और कैसा ये होगा, पता लग गया कि हमारे बच्चे यहाँ हैं ऐसा करके। तो ये धन्य गांव में हिरासू का नाम का एक पाटालीर था, पाटालीर ये संगीतकार, और ये संगीत जो है ना, संगीत से दरवाजा खुला। संगीत में कैसा होता है देखिए, अगर गुंडी बाजा बजता है ना तो पैर आपसे आप थिरकते हैं, और उसमें वो बोलते हैं देव आता है, देव नहीं है वो संगीत का लहर है, संगीत का लहर है। सर्प जैसे, सर्प जो है ना वो बीन बजता है ना, तो सर्प को कोई ये नहीं होता है ये करके, लेकिन संगीत के लहर में वो नाचता है उसको। और वो संगीत ऐसा होता है जिसमें जानवर भी नाचते हैं, पशु पक्षी भी नाचते हैं, सभी भी। तो वो उस संगीत से वो दरवाजा खुलता है, उसका खोलने का भी टाइम रहा, और दरवाजा खुला तो वो जो संगीतकार था वहीं बैठ के बजा रहा था अपना किकरी, पहले संगीत जो है ना, और संगीत बजा रहा था, तो वो दब गया और खत्म हो गया, और ये बाहर निकल गए तो लिंगो था
वो वही लाया था, वही खोला था। लिंगो एक ऐसा एक दूसरा यानी मानव है, वो उसको भी शंभू ने बचाया था। वो गोदावरी के गंगा उसमें गोदावरी नदी में पूर्व में बह रहा था, तो वहाँ किसी तरह से बच गया। तो फिर उसको जो है ना वहाँ से फिर इधर वो कुछ खोज कर रहा था, शोध करने के लिए, और जैसे आप खोज दिया है तो वो खोज करने के लिए निकला था। वो था यानी आज की स्थिति में वो पंजाब का था, यानी उसको उम्मोगुट्टकूर कहते थे, वहाँ का, यानी काफी दूरी थे। और उस समय के इतना दूर और कैसा आज की स्थिति में नहीं सोच सकते, क्योंकि वो उस वक्त की स्थिति अलग थी। चलना भी कैसा होता था और उनके व्यवहार भी कैसा था। तो आ गए और फिर वो यहाँ आया। यहाँ आने के बाद में वो उन्हीं को बोला, तो इसलिए उसके जो है यहाँ 5 निशान है। ये चांद सूरज है ना, तो चांद सूरज गांव जो बसा, और कुपारगढ़ है जहाँ पर उसने ये मानागढ़ से आगे जाते हैं कुपारगढ़, वहाँ पर गोटुल बनाया था उसने। गोटुल यानी जब वो दरवाजा खुला तो दरवाजा खुलने अब उन बच्चों को कैसे ले गए, तो सबको पकड़ के ले गए। और इधर है एक नदी है, हटक नदी, पिपरिया के आगे लंबा, बहुत लंबी गहरी दहार है, तो उसमें ले जाकर उनको नहलाया और उसमें रायतार साथ में थी। और नहलाने के बाद में उनके पागा पदवोटी कपड़ा जो भी उस समय बना सके थे, और बाल काट के और उनको सब एक साथ वैसे लाए, और लाने के बाद में कुपारगढ़ में शिक्षित किया। तो ये कहानी को बताने के लिए लोगों का हम लोगों ने फिर ये कथा को शुरुआत किया, और उन्हीं में से हम लोग हैं। तो फिर बाद में कुपार उसने शिक्षा देता है उनको, समय पर खाने देना, समय पर ये करना, ऐसा वो आश्रम बनाया है यहाँ पर कुपारगढ़ में। आश्रम बनाया, और आश्रम बनाकर फिर जिसमें 33 बच्चे थे, वहाँ के जो मुढ़ा लड़के कहते हैं, हिंदी में मुढ़ा कहते हैं, यानी जिसके माँ बाप गुजर जाते हैं, लड़का लड़की, तो उसमें यानी 14 लड़का और यानी 19 लड़के थे, 14 लड़कियां थी। और ये तो वो लोग फिर क्या होता है कि उनको उसी लाइन से बिठा ले, और लास्ट में जब उनको संस्कार डाले, भाषा सिखाई, भाषा यानी बोलने का जो उनके अक्षर हैं, अक्षर ज्ञान, हाँ, अड़का से आ, अम्मा यानी आई, या यानी आवाल, यानी गुंडी में सिखाई। उस समय गोटी भाषा थी, और उस भाषा को सिखाकर उनको धीरे धीरे जब वहाँ से मुक्त हुए ना, क्योंकि 12 साल तक जवान हो चुके थे, वो गुफा से निकलने के बाद वो दुनिया को देखते हैं तो ये तो बहुत बड़ी ऐसा करके फिर उनके आधार पर उनको शिक्षित किए। तो वो गोटुल की शिक्षा जो है, जो परंपरा चली, तो आज तक बस्तर में वैसी रही। ये है गोटुल का, और उसमें गुंडी भाषा का, यानी उस समय ओरिजिनल हम आज गुंडी कहते हैं, ये प्रकृति भाषा है। उस प्रकृति भाषा में पशु भी बोलता है, पक्षी भी बोलती है, और फिर जो भी है सभी चीज सब जानते हैं, सब समझते हैं, यानी उस समय, यानी उनकी भाषा को। तो इसलिए उसको अब बाद में आ गए गुंडी भाषा से, ऐसा है ये कचारगढ़ की कहानी। और इस कहानी को बताने के लिए ही लोगों को, तो यानी हर साल इस स्थान में बुलाने का एक ही मतलब है कि अपनी उत्पत्ति यहाँ से हुई है हमारी। उस समय कोई कास्ट नहीं था, ये कास्ट तो अभी बना है बाद में। तो उन्होंने फिर क्या किया, गोत्र बांटा। तो गोत्र कैसे बटा, कैसा उनको चुनाव हुआ, परीक्षा कैसे होती है, टॉप में कौन आएगा, कैसे आएगा। तो उनको उसी नदी किनारे में एक सेमल का झाड़ था, बहुत बड़ा सेमल का झाड़ था। तो सेमल के झाड़ में कांटे होते हैं, जिसको मराठी में काटसवारी बोलते हैं, और दूसरी भाषा में ये है, तो उसको
तो गोंडी में भी एक चीज बोलते हैं, तो हिंदी में सिमल बोलते हैं, कांटे रहते हैं, उसमें चढ़ना दुर्लभ है। और उनका आदेश था कि देखो सबसे टॉप में जाएगा वो आदमी, ऐसा पहले बता दिए थे, अभी कहते हैं कौन पहला आएगा। तो वैसे वो लोग जो है ना चढ़े, और वो भी ये था कि उस डगाल में 12 पत्ते रहते हैं, 12 पत्ते रहते हैं, और उसके सहित डंडी सहित लेकर आना है, ऐसा उनको हुक्म। वैसे लेकर आए, और वैसे लेकर आए और आकर खड़े हो गए, तो बोले जिसके हाथ में जो पत्ती है वो सामने आ जाओ करके। तो 12 वाले 12 में आ गए हैं, और फिर 11 है, 9 है, 10 है, 1 से लेकर 7। एक जो है कुछ कमजोर था, उसको वो एक ही पत्ती लेकर आया, तो उसको भी खड़ी कर दिया। और इसके बाद में फिर लड़कियां भी थी। उस समय तो ऐसा ये नहीं था कि कौन कमजोर है, बराबर थे सब लोग, जो भी करते थे वो उनको आ गया। तो उनको भी इस तरह से उनका गोत्र बांटे, यानी देव बांटे, यानी वो पत्ती के हिसाब से। तो उसमें ये बनाया गया कि 1 पत्ती और 3 पत्ती और 5, 7, 9, 11 ये समान होंगे, एक सा होंगे, और 2, 4, 6, 8 और 10 और 12 ऐसा। तो ये गिनती भी सिखाया गया था उसमें, उंडी रन मुंड करके ऐसा, और इस तरह से ये किए। और वहीं से फिर लिखों ने उनको पूरी तरह से शिक्षित करके और उनको जोड़ी बनाया। जोड़ी जो है उन्हें बोले, यानी अल्टरनेट जोड़ी, और ऐसे करके, और उन लोगों को बोले कि तुमको अब समाज में जाना है, समाज में जाना है। तो उनको जो है ना ये 14 भवन जो है विश्व में एक गीत गाते हैं, मराठी या हिंदी में भी गाते हैं, 14 भवन में राज किए ऐसा करके। तो उन जगह में इन्हीं लोगों को भेजा गया, और भेजने का परिवहन क्या था, वो गरुड़ था, और उससे भेजा गया, और तुम उसके जगह में जाओगे और वहाँ रहोगे और अपनी बात को बताओगे। और बच गए 5 लोग बच गए जिनके जोड़ी नहीं बना। तो उन लोगों को बोले कि तुम सबका सेवा करोगे, यानी तुम्हारा आधार रहेगा, जैसे एक कप पानी, एक कप पानी का हो गया, एक धरती का हो गया, एक आकाश का हो गया, हाँ, एक हवा का हो गया, एक अग्नि। ऐसा ये 5 लोगों का उसी के हिसाब से ये है। इस कहानी को बताने के लिए हम हर साल यहाँ बुलाते थे लोगों को, और वो कुछ तो बहुत सा गोंडी में था और कुछ अंग्रेजी में था। अंग्रेजी में क्योंकि जिसने भी खोज किया था, ये 1751 के पहले इसकी खोज किया था, तो उसने लिखा था ये। और आपका प्रश्न? और जब आप मेले की शुरुआत कर रहे थे, क्या क्या कठिनाइयाँ? हाँ, मेले की शुरुआत ये हुआ, पहले साल हम आए और लोगों को गए एक ही हिसाब से कि भाई वहाँ जाकर हम अपना पूजा करेंगे, पूजा यानी हम दीप जलाएंगे और उस जगह को देखेंगे। और आके वहाँ तो ये दिन नहीं था बैठने की जगह, तो हम यहीं आकर चर्चा की और इसमें उसकी कथा को बताते रहे। जो पढ़े लिखे लोग थे और हमारी पत्रिका में फिर ये उधर से भी आ गए, तो पत्रिका में भी उसकी जानकारी देते रहे। पत्रिका ही एक यानी आधार बना। और कठिनाइयाँ तो इतना हुई पहली मरतबे जब हम आए थे तब तो ऐसा कठिनाई, यहाँ कोई आदमी कोई घुसने नहीं देता था और सब दरवाज़ा बंद कर बैठ देते थे। तो हमने कहा भाई जहाँ गए हैं तो हम प्रकृति तो है ही, पेड़ पौधे हैं, ये नाला भी है, नाला में अपना निस्तार हो जाएगा। एक कुआं था उधर, वहाँ से पानी लेके इस तरह के हमारा ये हुआ। फिर दूसरे तीसरे साल जो है ना जबलपुर में जाकर मैंने प्रचार किया, तो वहाँ जो है कुछ 6-6 महीने के बच्चों को लेकर आए थे। ये बात सुने कि वो जो है ना गुफा में छोटे छोटे बच्चों को लेकर गुफा में बंद कर दिए थे। ऐसा वो महिलाएं आई और उनको पता नहीं प्रेरणा, तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो गढ़ पर गए वहाँ तक।
यानी जहाँ ये है ना पानी गिरता है, ऊपर से पानी गिरता है, वहाँ से पानी ले गए। अब वो लड़की आजकल के 32 साल से भी ज़्यादा होगी, ऐसा है। गोंडी महिलाएं हाँ। तो और इतने सालों में मेले में क्या क्या बदलाव आया है? इससे ये जरूर हुआ कि कुछ गाने वाले यानी प्रचार का माध्यम बना और शब्दों का खोज हुआ, और साथ ही साथ लोगों का उत्साह बढ़ा कि हमारा भी कोई स्थान है। जैसे अन्य लोगों का यानी मूल निवासियों का कोई स्थान है, ऐसा कहीं नहीं कहा जाता था। तो ये मालूम हुआ कि हमारा भी ये मूल निवासियों का स्थान है करके, इसीलिए दूसरा इसके बाजू में लांजी है। लांजी लंबक से बना, लंबक लब्ज है इसे, और उसको बोलते हैं लांजी में पृथ्वी का नाभि है। पृथ्वी का नाभि है इसको, क्योंकि यहाँ नाभि है में क्या होता है कि मनुष्य का विकास जो है ये नाभि से शुरू होता है। जब वो गर्भ से बाहर आता है तो नाभि से ही शुरू, पहले तो नाभि से लेता है? तो ऐसा ये मान के वो दार्शनिक चीज है ऐसा। तो ये नाभि से मतलब है लांजी में आज भी वो स्थान है। और बाद में राजवंश आए, रजवाड़ा हुआ, तो जैसे जैसे बदलते गए, अलग अलग नाम दिए, लेकिन वो पुरानी चीज है। तो यहाँ हम लोग जब आने लगे तो इन गांव वालों को इतनी कुछ भी जानकारी नहीं थी, ये है क्या, यहाँ इतने लोग क्यों आते हैं, काय के लिए आते हैं, हमारे को नुकसान होता है हमारा, ये उनको तकलीफ होने लगी। क्योंकि यहाँ इतने लोग आ जाते थे तो एकदम से दबाव होता था महिला लोगों का। तो वो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, हम लोगों को यहाँ की जानकारी नहीं है, और ये जानकारी है वो भूखा स्थान है, ऐसा कहते थे। अगर ऐसा नहीं है तो उसके पश्चात जो है ना, ये फुलवा देवी जो है ना, कंगला माझी आया। कंगला माझी भी उसके बाद आए, उसके पहले और अंग्रेज लोग आए थे। अंग्रेज लोगों को गजेटेड में मिल गया था, तो अंग्रेज लोग जो है 17वीं सदी में आए थे। इस समय में घोड़े में क्या था, पादरी आया था, उसने खोज कर ये किया था, चैटरटन। हाँ, और चैटरटन तो बाद में आया, बहुत बाद में हिस्लप आया। तो उसने ये बताया, और उसके बाद में वेजिटेर भी आया। और ये इलाका पूरा जो है ना, गोंदिया, ये ज़्यादातर इस इलाके में गोंड लोग थे। गोंड कहते थे उस समय, गोंड नाम तो नहीं पड़ा था, लेकिन इधर रहने के बाद में उनकी ये हुआ, गोंड नाम हो गया। और पहले क्या नाम था? हाँ, तो इससे ये बन गया, इस तरह का यहाँ का ये हुआ। और इससे फायदा ये हुआ कि आज कचारगढ़ के बारे में पुरातत्व, उसके 2 साल बाद पुरातत्व विभाग वाले आए, यानी दिल्ली से आए, यहाँ पर क्या है, खोज खाज किए क्या है, ऐसे करके। अब ये प्रकृति के हिसाब में यहाँ कोई घर मकान थोड़ी बनाया रहता है, और कोई कुछ नहीं, क्या खोजते हैं, पुरातत्व आज की स्थिति में खोजते हैं, लेकिन वो झाड़ पेड़ पौधे स्थान को नहीं खोजते, उसको नहीं देखते हैं, यहाँ क्यों आते हैं, वहाँ उसको बताया नहीं, यहाँ के पत्थर और इनके क्यों, यहाँ का वातावरण कैसा है, पानी कैसा है, इसको नहीं खोजे। वो क्या देखते हैं पुरातत्व में, नहीं यहाँ ईंट होगा, पत्थर होगा, जैसे ये वहाँ हुआ ना मोहनजोदड़ो हड़प्पा में, वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में खुदाई किए, वैसे ही अभी ये करते हैं। और आपका क्या अनुभव रहा है कचारगढ़? मेरा अनुभव तो इतना ही रहा कि इससे जरूर है आज की स्थिति में कुछ लोगों की समझ में आ गया कि ये पुरातात्विक चीज है, पर्यावरण और प्रदूषण वगैरह को बचाने और मानव जाति की एक सुरक्षा हो, ऐसा स्थान और कहीं नहीं है भी, तो उसको नष्ट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ जो है लोगों को आकर्षण बढ़ रहा है। और ये जो है
व्यापारिक दृष्टि से ये स्थान नहीं है, लेकिन व्यापार करने की एकदम से कोई जगह में आज की स्थिति ये रहते है कि अपन व्यापार करें ऐसा करके। इसको धार्मिक भावना से और इस हिसाब से रखना चाहिए। मेरा गोंडवाना महान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है।